नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे ज़रूरी था कि आज पूरे दुनिया ने कोरोना के इस खौफ को दरकिनार करके आज निरोग रहने के लिए भारत की पारंपरिक योग को अपनाया और आज योग दिवस मनाया। दुनिया भर में आज योग दिवस मना। सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से आम भीड़ नहीं थी जैसे पिछले बार था, लेकिन हाँ, लोगों की जागरूकता दिखी और दुनिया भर में योग के प्रति लोगों की आकर्षण और ये समझना कि भारत और भारतीयता हमेशा से आदमी के अंतः और बाहर दोनों ही तरह से फायदेमंद और लाभकारी है। दुनिया ने आज योग को सम्मान दिया। योग दिवस पर समस्त भारतवासी मानव जाति को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज एक और सुखद संयोग था कि योग के साथ साथ आज पिता दिवस भी था। हालांकि मेरे जैसे लोगों के लिए पिता दिवस सिर्फ आज ही हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि पिता एक दिन के लिए नहीं होती। मेरा अपना मानना है पिता तो रोज रोज सतत महसूस करने की शख्सियत होते हैं। पिता तो ऐसे होते हैं कि उनके बगैर तो कल्पना किया ही नहीं जा सकता कि पिता एक दिन और बाकी के दिन। मेरा अपना मानना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपके पिता आपके साथ न हो, आपके पिता आपके लिए न हो। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा दिन हो ही नहीं सकता। खैर, आज चर्चा इस पर भी नहीं थी। मित्रों, आज वैसे एक और चर्चा रहा। पता चला कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन साहब का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो रहा है और वो रिकवर कर रहे हैं। उनको थोड़ा सांस लेने में परेशानी है। दिल्ली में इतना पोल्यूशन दिया है उन्होंने और उनके सरकार ने, तो सांस लेने में तो स्वस्थ लोगों को आज के तारीख में समस्या है। सत्येंद्र जैन साहब जल्दी से स्वस्थ हों, मैं यही दुआ करूंगा ऊपर वाले से और चाहूँगा कि हे प्रभु जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन साहब का स्वास्थ्य ठीक करें और वो वापस काम में आए, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के उत्तम स्वास्थ्य का भला मांगने की परंपरा है, जिसका मैं भी पालन कर रहा हूँ। एक हंसी के लिए था, हालांकि ये फेसबुक पर जैसा होता है। आज कुछ लोगों ने कहा कि भाई महानता है हमारे सत्येंद्र जैन साहब का कि वो उनके जो केजरीवाल साहब ने वर्ल्ड क्लास अस्पताल दिल्ली में बनाया है, जैसा वो स्वयं दावा करते हैं कि हमारा अस्पताल वर्ल्ड क्लास है, वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल अपने लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, दिल्ली वासियों के लिए, और बाकी वो खुद बेचारे एक निजी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। अब इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? मैं ये जान करके बहुत गदगद हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया और इतना सोचा है दिल्ली के जनता के लिए। हालांकि ये लोग हंसने के लिए कहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको सीरियस ना लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे कुनबे को पता है कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है, हमने दिल्ली में कितना बुरा हाल कर रखा है। इस वजह से दिल्ली वासी भी अब निजी स्वास्थ्य के लिए सेवा में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का स्थिति बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है, ये उनको पता है। लेकिन फिर भी जो उनके लिए था वो है। एनीवे, अंत आते आते एक और चीज ने हम सबको झकझोर दिया, चिंतित कर दिया। दिल्ली पुलिस की खुफिया इनपुट के अनुसार कुछ जैश के आतंकवादियों ने दिल्ली में एंट्री किया हुआ है और उनका मंशा बड़ा खराब है। वो हमारी अमन चैन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। चीन के सह पर, चीन के पैसे पर और चीन के बहकावे में इमरान खान पूरी की पूरी अपने आप को सरेंडर कर गए हैं और उन्होंने ये एक अवैध गठजोड़ किया है कि भाई आप चीनी सेना से छल से हमारे वीर बांकुरों पर हमला करें और मैं उसे धोखे से करूंगा।
ये उनका अपना सोच है, लेकिन हमारे सेना ने निष्फल किया है चीन को भी और इसको भी करेगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने रणबांकुरों पर, मुझे अपने रणबांकुरों के क्षमता पर लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि ऐसा वो नहीं कर सकते, वो जरूर करेंगे और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया हुआ है। आज एक ये भी बहुत जरूरी समाचार था। लेकिन उन सब के बाद जो सबसे ज्यादा अहम था, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी चिंता, जिसकी चर्चा करने के लिए मैंने हेडलाइन दिया है, मैं बात उस पर अब प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, मैं एक चीज जब से मैं टीवी उवी देखने का बीमारी मुझ में लगी, मैं टीवी देखने को बीमारी के श्रेणी में मानता हूं, क्योंकि टीवी पर अब समाचार से कहीं ज्यादा खो बेची जा रही है। रंजीत, तुम कुछ आ करके कहना चाहोगे तो कैमरे पे आने के तो बताओ, लिखो तो मैं तुमको आमंत्रित करूं। होनहार युवा हो और क्षत्रिय पुत्र हो, अगर तुम कहना चाहो तो मेरे को नीचे लिखोगे तो मैं तुमको आमंत्रित करूंगा, नहीं तो बीच में आवाज में डिस्टर्ब रहता है अगर तुम आओगे नहीं तो। अगर नीचे लिखो तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। जब से मैं समाचार देखना चालू किया तब से एक चीज मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ इस बात की चिंता बहुत रहती है कि हमने चीन में कितना मार दिए, चीन ने हम में कितना मार दिया, कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने वो हुए। मतलब हमको इस बात की चिंता सबसे ज्यादा रहती है कि कितने शहीद हुए, क्या हुए, इस बात की बहुत चिंता रहती है हमको। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के रक्षा मंत्री, अपने देश के सेना के उससे ज्यादा हमको चीन, पाकिस्तान, जापान पर भरोसा रहता है, क्योंकि हम उनकी बातों को ज्यादा तहरीज देते हैं कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सीधा लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मतलब इस तरह की उल जलूल और वाहियात बातें लिखी जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। हम किसी को रोक नहीं सकते अपनी बात रखने के लिए। अब जो आदमी जिस तरह का होगा वो अपना उसी हिसाब से, उसी विचार से अपना बात रखेगा। जो जिस संस्कार का होगा, जो जिस स्वभाव का होगा, वो उसी हिसाब के अपनी बात रखेगा। उसमें किसी को हम रोक नहीं सकते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं, ना ही किसी को अपना बात ना रखने के लिए कह सकते हैं। लेकिन हमको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि हम ये जानने में क्यों मशगूल रहते हैं कि हमारे कितने जवानों ने अपने बलिदान दिया, या बलिदान देने से पहले चीन के कितने लोगों को इन्होंने हत्या की या उनका जान लिया, या उनके तरफ से तो वो बलिदानी थे कि बलिदान दिया। मतलब हमें ये जानने की सबसे ज्यादा जल्दी रहती है। उसका वजह, उसका कारण है कि हम जब भारत के लोग समाचारों को जाते हैं तो हमारा जो मीडिया है वो वाइस्ट हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है ये कहने में कि जी हमने 4 नहीं 40 मारे हैं, वो लोग 300 थे, हमारे 20 थे, फिर भी हम बिल्कुल तन के लगे रहे। मतलब मीडिया को तो टीआरपी चाहिए और मीडिया वही दिखाएगी जिसकी मांग है, जिसकी बोलबाला है और जिसका जरूरत है, जिसको लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनमानस का मीडिया पर दबाव नहीं होता तो मीडिया गणित बताने की जल्दीबाजी नहीं करती कि देखिए वो लोग 300 थे, वो इतने फीट ऊंचाई पर थे, वो इतने निचाई पर थे, हमारे रणबांकुरे विश्वास में चले गए, चीन ने छल कर दिया या पाकिस्तान ने धोखा से रात में वार कर दिया। ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये सामरिक महत्व की बात सामरिक महत्व के लोगों को ही कहना चाहिए। आम टीवी पर, आम समाचार पर इसकी चर्चा अगर ना हो तो बढ़िया। जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम इस दबाव में क्यों हैं ये बताने के लिए कि चीन के 300 लोग घायल हो गए हैं, 40 से ज्यादा तो लाशें देखी गई हैं, कि कुछ लाशें वो डेथ जो रिवर है उसमें बह गई हैं, हेलीकॉप्टर से लाश। मतलब ये समाचार वाले अब आज दिन भर ग्रहण के बाद चीन की ग्रहण और राजनीति की ग्रहण पर ही चर्चा रहा, और कोई चर्चा और कोई मुद्दा और कोई बात लगी ही नहीं, किसी ने किसी और बात पर बताया नहीं, कुछ चर्चा नहीं किया। मेरा आज यही कहना है, हमारे राजनेता लोग, पाकिस्तान में हमारे सेनाओं ने एयर स्ट्राइक किया था तो जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी सबूत मांग रहे थे कि दिखाओ कितने मारे।
दिखाओ कहाँ मारे, कहाँ मारा तुमने, तो पेड़ गिरा दिया। पाकिस्तान की टीवी कह रही थी, मतलब पाकिस्तान की टीवी कह रही थी उसका हम भरोसा कर रहे हैं, भारत की टीवी कह रही है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब भाई ये पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर हमारे भारतीय मानसिकता को हुआ क्या है कि हम इस विषय पर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। उसका कारण देखिए, और कई चीजें हुई। इस जन दबाव में हमारे मीडिया से भी कुछ गैर जिम्मेदाराना टाइप की बात हो गई। आज एबीपी के प्राइम टाइम में, मतलब ये 9:30 बजे के बाद में, मैं नाम रख रहा हूँ, मैं देखा हूँ क्योंकि तो उसके यूट्यूब पर है, एबीटीवी ने अपने हेडिंग लाइन डाला कि अरे दलाई लामा वाला मैं भूल गया, जो दलाई लामा जी के हैं, हाँ, तिब्बत में भारत ने खेल शुरू कर दिया है, हांगकांग को भारत का समर्थन। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जहां तक देखिए मैं कभी विदेश मंत्री नहीं रहा, ना ही विदेश मंत्रालय में मैं कोई एडवाइजर सलाहकार रहा हूँ, ना ही मुझे विदेश मंत्रालय की कोई विशेष जानकारी है। अच्छा, मैं ये बातें पढ़ी जब तो कुछ लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कुछ पुस्तकों पढ़ दूँ। अशोक सिंह जी को नमस्कार भाई साहब, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका पूरा परिवार निरोग रहे, इस बात की मैं कामना करता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अशोक सिंह ने कहा कि 16 चीनी जवानों की डेड बॉडी को खुद भारतीय सेना ने दी है। 30 से ज्यादा चीनी सैनिक नदी में गिर करके उसके अधिकांश मर जा चुके हैं। जी बिल्कुल आपने कहा। एक मिनट जरा मैं वीरेंद्र सिंह जी बच्चा बाबू हैं, ये आप बरहरा विधानसभा का रहने वाले हैं, भोजपुर जिला के बबुरा गांव है इनका, समाज सेवी हैं और बड़े अपने समाज के लिए लगे रहने वाले लोग हैं। आपने लिखा है कि चाइना का जैसे प्रोडक्ट डिस्पोजल है वैसे उसका सेना भी डिस्पोजल है। मेरा भारत के फौज के सामने उसकी सेना कभी नहीं टिक सकती। बिल्कुल आपने दोनों लोगों का जवाब दूं। अशोक बाबू ने इसके पहले भी लिखा कि ये सब वाहियात बात कम्युनिस्ट और कांग्रेस ही करते हैं। ठीक है, आपका जो मर्जी। उसके बाद एनीवे चलिए, मैं पहले अशोक भाई की बात से पहले बच्चा बाबू की बात करता हूँ। बच्चा बाबू, आपका मतलब बिल्कुल ठीक करना है कि चीन का प्रोडक्ट जैसे टिक जाए तो टिक जाए, नहीं तो खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए। चीन की सेना का में एक मानसिक दबाव की आपको चर्चा कर दूं, जो मनोविज्ञान होता है हमारा और आपका। सब डर तो सबको लगती है। कहा जाता है ना कि डर, हम मान लो हम 5 भाई हैं तो हमें डर नहीं, भाई हम ना भी रहे तो 4 लोग हैं हमारे घर परिवार को संभाल लेने वाले। या मेरे पास 500 बीघा खेत है, 5 करोड़ रुपया बैंक में जमा हुआ है, तो मुझे डर कम है कि परिवार के पीछे 5 करोड़ रुपया है। चीन ने जब एक बच्चे का कानून पास किया तो अब हर आदमी के घर में एक ही बच्चा है और वो भी मिलिट्री में चला गया और भारत का रणबांकुरों के जी में फंस गया है। तो वो देख रहा है कि यार अगर मैं मर जाऊंगा तो हमारा परिवार कैसे होगा। सेना के दिमाग में 1% अगर ये बात बैठ गई, वो सेना हार जाएगी। उसके पास बड़ा बड़ा तोप और बड़ी बड़ी उससे हो तो क्या हो। हमने भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा था कि अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक हथियार उसको दिया था, लेकिन मनोबल नहीं दिया। पाकिस्तान युद्ध हार गई। भारत के पास वो भर करके मारने वाला हथियार था और उसके पास स्वचालित हथियार थे। अमेरिका का अत्याधुनिक, उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान और भारत के लड़ाई में चली थी। लेकिन अमेरिका ने हथियार दिया था, मनोबल देना भूल गया और उसे मनोबल दी भी नहीं जा सकती, इसलिए पाकिस्तान वो हार गया भारत के मनोबल के आगे। तो भारत के सेनाओं के मनोबल और भारतवासी के मनोबल का मुकाबला चीन नहीं कर सकता। बच्चा बाबू की बात से मैं सहमत हूँ। अब आते हैं अशोक भाई ने जो मेरे को कहा। अशोक भाई जो ऊपर लिखे हैं वो लिखे हैं कि ऐसी वाहियात बात कम्युनिस्ट और कांग्रेस करता है। जी बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस करता है। सभी राजनीतिक पार्टी, जो लोग मोदी के विरोध है, सबूत मांगने की बात तो सब कही। केजरीवाल ने किया था, तो केजरीवाल कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी का है? केजरीवाल ने भी कहा था कि देखिए यहाँ पेड़ गिरी थी, ऐसे किया था, ऐसे पाकिस्तान की मीडिया बता रही। मतलब उसको पाकिस्तान की मीडिया पर भरोसा है, हिंदुस्तान की मीडिया पर भरोसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सभी मोदी रेस्ट जो है, वो रेस्ट मोदी, वो सब के सब यही चाहते हैं, वो यही चाहते हैं, इनका यही विचार होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी जो अशोक भाई ने लिखा है कि 30 मरे, 20 गए, नदी में गिर गए, 15 लाख से भारतीयों ने दिया। मैं असल में यही बात अशोक भाई कहने जा रहा था कि आखिर हमको इसमें क्या दिलचस्पी है कि कितने मरे, क्यों मरे। हमें तो इस बात में दिलचस्पी होना चाहिए थी कि क्या चीन ने हमारे किसी भी जगह को कब्जा किया है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ।
आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी को सादर प्रणाम के साथ जो आपने मार्गदर्शन दिया वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो मार्गदर्शन दिया, मैं चश्मे से पढ़ कोई गलत ना पढ़ दूँ। द्विवेदी ने लिखा है कि गहरी एवं गंभीर बातें, जय हो जय हो, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपना राय भी दें, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आखिर हमको इस पर दिलचस्पी क्यों होती है कि चीन के हमने कितने मार दिया और हमारे कितने चीन ने मारे, मतलब हमारे कितने लोगों ने बलिदान दिया अपना। इस विषय पर कोई मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। जिस दबाव में अशोक भाई ने कहा है कि 30 मार गए 10 मार गए, अगर चीन की 10, 20, 50, 100 अगर मर भी गए होंगे तो हमारे से कई गुना ज़्यादा उसकी फौज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजपुरी का कहावत है कि गोजर का एक टांग टूट जाने से गोजर लंगड़ा नहीं होता, उसको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पता नहीं चलता कि कुछ 2-4 टांगे टूट के गिर गई है, वो दौड़ने में चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। चीन का या हिंदुस्तान के अगर 2-4, 10, 20 लोग अपनी प्राणों की आहुति भी दे देंगे तो ना तो भारत के फौज के मनोबल पर या संख्या बल पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही चीन के संख्या बल पर कोई फर्क पड़ेगा। लाखों में वहाँ चीनी सैनिक उस तरफ भी कैंप किए हुए हैं और इधर भी कैंप किए हुए हैं। ये मैटर नहीं करता। मैं तो 20 का, आप तो 20-30 का, मैं तो कह रहा हूँ अगर 1000 चीनी भी सैनिक मरे होंगे ना तब भी उनकी चीन की सैनिक संख्या बल खत्म नहीं हो जाएगी कि अब बस हम अपना आराम से निश्चिंत घर में बैठे, अब तो उनके 1000 मार दिए, अब तो चीन के सैनिक रहे ही नहीं। ऐसी स्थिति चीन के पास नहीं है। चीन के पास फौज का अंबार है, फौजों की जखीरा है, वो इससे बहुत परेशान होने वाले नहीं है। हमको इस बात का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने संबोधन में, क्योंकि मैं तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानूंगा। मेरा नरेंद्र मोदी से राजनीतिक विरोध हो सकता है, उनके पद का विरोध हो सकता है, मेरे मन में लालच हो सकता है या बेमतलब मोदी जी मैं खुद रहता जल्दी से हटे, कोई भी षड्यंत्र करके दुआ करे, ईश्वर से प्रार्थना करे रोज कि हे प्रभु जल्दी से मोदी जी को कुर्सी हटाओ, हम मोदी को वहाँ विराजमान को, वो मेरे मन में हो सकता है। लेकिन मैं बीइंग भारतीय सबसे पहले अपने भारत के प्रधानमंत्री का बात मानूंगा। और भारत के प्रधानमंत्री कहा है कि भारत की कोई एक जमीन चीन ने कब्जा नहीं किया है और ना ही मेरा कोई सैनिक उसके कब्जे में है। तो यही बात मैं मानता हूँ कि मेरा प्रधानमंत्री ठीक है, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूँ। इसके पहले बीपी भाई को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ, डॉक्टर बख्तियार मसूद को भी सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। बीपी भाई ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। बीपी भाई लिख रहे हैं कि नमस्कार, चाइना के साथ बतौर एजेंट काम करने वाले राहुल सोनिया कांग्रेस के देशद्रोही गैंग के साथ उनके कार्यकर्ता और कांग्रेस जन पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं मोदी विरोध के साथ देश विरोध को। चीनी एजेंट वाली बात बीपी भाई थोड़ा सा बड़ा और कड़ा शब्द हो गया। राहुल गांधी इस देश के संसद के चुने हुए सदस्य हैं, उनको मोदी विरोध में अंध विरोध कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कोई चाइना के एजेंट हैं। एक लोकसभा का चुना हुआ सांसद सोनिया जी भी और राहुल जी भी हैं। लोकसभा में चुने सांसद को बिना किसी सबूत के एजेंट कहना ठीक नहीं है। ये आप कह सकते हो वो चीन के पक्ष ले रहे हैं, भारत के सेनाओं के पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं, मोदी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके इस बात के साथ हूँ। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी के बातों पर राहुल जी सोनिया जी को भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग ये भरोसा करें कि जो मोदी कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मामला विदेश का है, इंटरनल राजनीति से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीन का एजेंट है, मैं इतने हल्के शब्दों का प्रयोग बीपी भाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं और लोकसभा का सदस्य का इस तरह का अपमान लोकसभा का अपमान है और भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मुझे एजेंट शब्द पर एतराज है। बाकी आपका जो और शब्द है मैं उसको मानता हूं कि राहुल गांधी से अपरिपक्वता हो गई है। राहुल गांधी को ये नहीं पूछना चाहिए था कि आप डरते क्यों हो, क्यों नहीं होते हो, सेना का था वो मैं कल बोल चुका हूँ, आज उस पर टाइम खराब करके जरूरत नहीं है। डॉक्टर बख्तियार उस्मानी को नमस्कार बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब ने लिखा है कि एक तो मेरा विपिन सुभाषिर्वाद बाबू। डॉक्टर बख्तियार लिखे कि हमारे सैनिक क्यों शहीद हुए हैं जो मोदी जी कहते हैं कि चीन ने घुसपैठ किया ही नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, आपके इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि आप दो लोग आ गए, तो डॉक्टर बख्तियार मसूद कांग्रेस के हो गए और बीपी भारतीय जनता पार्टी के हो गए। दोनों आदमी की बातों की संतुष्टि करना और संतोषजनक जवाब देना मेरा फर्ज है। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी तटस्थ भाव से सुनिए, अगर मेरे में कोई गलती हो तो बताइए। सबसे पहले तो मैंने बीपी भाई को बता दिया कि राहुल गांधी को एजेंट कहना जल्दीबाजी होगी। वो लोकसभा का चुना हुआ सदस्य हैं, वो मोदी के विरोधी हैं। कांग्रेस लार टपकाया है कि किसी तरह से वो बिल्ली के बारे शिखा टूटे और मक्खन मेरे मुंह में आ जाए, ये स्थिति कांग्रेस की है जरूर, लेकिन वो चीन की एजेंट है, ये उचित नहीं है। आप जो उस समझौते की बात कर रहे हैं जिसमें सोनिया जी के राहुल जी, रावत वाड्रा और प्रियंका गांधी है, वो मुझे भी बड़ा चिंतित करता है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, वो उस हैसियत से वहां पर गए होंगे ये तो समझ में आता है। लेकिन प्रियंका वाड्रा उस वक्त किस हैसियत से खड़ी थी चीनी प्रतिनिधिमंडल का, ये अनुत्तर प्रश्न है, क्योंकि उस वक्त प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं थी। और अगर कांग्रेस की सदस्य होंगी तो उनको सदस्यता लेने की जरूरत ही नहीं है।
तो कांग्रेस का एक नॉर्मल सदस्य चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ क्यों खड़ा था और रावत बढरा किस हैसियत से खड़े थे, ये तो संदेह के घेरे में आता है। और इस विषय के जवाब तो उन फोटो में खड़े लोगों को ही देना पड़ेगा। ये आपकी बात को बल देता है, लेकिन फिर भी मैं एजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो नरेंद्र मोदी का भी चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ फोटो है, भारतीय जनता पार्टी का भी फोटो है, तो वो सब लोग उसी लपेटे में आएंगे। जो विदेशी राजनयिक आते हैं तो विपक्ष के नेता से मिलते ऐसा होता है, तो सोनिया गांधी से मिलना समझ में आता है, राहुल गांधी से मिलना समझ में आता है। प्रियंका और रावत बढरा वाली बात तो जरूर संदेह के घेरे में है, ये प्रियंका और रावत ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, ना ही मैं उतनी दूर की सोच सकता हूँ। अब डॉक्टर बख्तियार, डॉक्टर बख्तियार ने कहा कि जो हमारे सैनिक शहीद क्यों हुए अगर मोदी जी कह रहे हैं कि कोई सीमा कब्जा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल डॉक्टर बख्तियार, आपकी बात प्रश्न बिल्कुल जायज है, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा उत्तर भी उससे भी बढ़िया होगा। आप उत्तर को सुनिए, अगर आप संतुष्ट ना हो तो दोबारा कहिएगा, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। आप कैमरे पर आकर के कहिए, कैमरे पर आप आते क्यों नहीं है? कई लोग कैमरे पर आ जाते हैं, सब लोगों को कहते हैं आप में से कुछ कमी है। प्रयास करिए कि कैमरे पर, कई लोग कैमरा पर आ रहे हैं, अभी रंजीत आ रहा था कैमरा पर, उसका कैमरा दिख रहा था और कई लोगों को दिख रहा है। आप भी डॉक्टर साहब दिखे ना कोई कैमरे का, प्रयास करिए, जरूर आएगा कहीं ना कुछ लाइक में, शेयर में, कुछ में है आपका, जिसमें नहीं आ रहा है मैं आपको प्रयास करता हूँ बुलाने का। एनीवे, डॉक्टर बख्तियार का कहना है कि मोदी जी जब कह रहे हैं कि हमारी एक इंच जमीन कब्जे में नहीं है तो क्यों शहीद हुए हैं सर। बिल्कुल आपका प्रश्न है, अब मेरा प्रश्न का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब, सैनिक की शहादत दो चरणों में होती है, या तो हमारे सीमा को पार करके चीनी सैनिक भारत में आए हों और अपने मोर्चे पर डटे रहने की वजह से हमारे जवान शहीद हुए हों, या हमारे जवान चीनी सेना को पार करके चीन में गए हों और उनके काउंटर अटैक पर दोनों शहीद हुए हों। ये स्थिति दोनों में शहीद होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सीमा में वो घुसपैठ करेंगे तभी शहीद होंगे, हम भी उधर जा सकते हैं तो शहीद होंगे। जो आधिकारिक बयान आया है सेना का और विदेश मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो ये मामला था, जैसे कि आप जानते होंगे कि चीनी दूतावास से हमारे भारत के ऑफिशियल चैनल पे कहा गया था कि हम 2.5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। जो समझौता हमारे मेजर जनरल स्तर पर हुई थी और मिलिट्री के कई चरणों पर हुई थी, राजनयिक भी होता था, राजदूत सम्मेलन होता, विदेश मंत्री की बात हुई थी, उसमें चीन के ऑफिशियल चैनल में, यहाँ के मतलब उनके राजदूत के माध्यम से हमारे विदेश मंत्रालय को जा करके कहा गया कि हमारी सेना पीछे चली गई है। चूंकि 62 में भी उन्होंने कहा था, हमारी सेना को यह संदेह हुआ कि भाई देखा जाए कि क्या वो बाहर चले गए हैं, तो एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के बिहार रेजिमेंट के वो बाबू वहां पर गए और उन्होंने देखा कि चीन तो वहां पर जमा हुआ है, तो उन्होंने उनके साथ बात किया कि आपके राजदूत ने तो कहा है कि आप चले जाइए। उन दोनों में हाथ टक हुआ और वो घात लगा के इन्हीं मंशे से बैठे थे कि कोई जरूर आएगा, अगर आएगा तो हम मार देंगे, क्योंकि ये तो इस बात में गए थे कि हम बात करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं, तो हमला थोड़े हो जाता। वो वहां पर छुप करके मार दिए थे। चूंकि दोनों सेनाओं के बीच ट्रीटी है कि दोनों लोग आर्म्स एम्यूनेशन लेकर के गश्त नहीं करेंगे, इसलिए उन दोनों के पास हथियार नहीं था। चीन ने भी हथियार से हमला नहीं किया है, गोली मारने का, किसी भी बॉडी पर गोली या बारूद या बम का कोई निशान नहीं है। रॉड से, सरिया से, पत्थर से घायल हुए हैं लोग और उससे वो सब मरे हैं। फिर ये लोग 20 लोग थे और वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, चारों तरफ से घेर लिया। हमारे सेना का कहना था कि फिर भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा उनके सेना को भी नुकसान किया है। जाहिर सी बात है, 20 लोग हैं तो ऐसे घुड़की मार के थोड़े बैठ गए कि आओ मार के हमको मुआ दो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। इन लोगों ने भी 2-4 लोगों को मारा होगा, कुछ लोगों को मारा होगा। हालांकि चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है हमारे तरफ से, चीन के सरकार ने अभी किसी भी मरने मारने का कोई क्लेम नहीं किया और वो क्लेम करेंगे भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उनका दोस्त पाकिस्तान कोई आतंकवादी गतिविधि में पकड़ा जाता है तो कहता है कि हमारे नागरिक नहीं है, डिनाइल है। विदेश मंत्रालय का पहला सबूत है कि अगर कोई फौजी मर जाता है, पकड़ जाता है, तो आप उसको डिनाइल में आ जाओ। चीन भी वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। लेकिन हमारी एक जनरल नॉलेज, आप एक साफ को सुनिए ना, हम और आप 2 आदमी आपस में लड़ेंगे तो मान लीजिए आप बहुत तगड़े लंबे चौड़े हैं, मेरे को 20 घूसा मारेंगे, 5 घूसा तो मैं भी मार सकता हूँ ना भाई, तो मेरा 5 काउंट नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए 20 मरे तो उनके 2, 4, 1, 5 कुछ तो मरे होंगे। लेकिन चीन ने किसी भी मौत को कंफर्म नहीं किया है, मतलब चीन झूठ बोल रहा है, हमारी सेना सही बोल रही है, उनके यहाँ भी नुकसान हुआ है। अब आपका रहा कि जब मोदी जी कह रहे कि कोई जमीन कब्जा नहीं किया है, उसका आपको उत्तर मिल गया होगा कि हमारे चीन पर कब्जा करना और आने की बात नहीं थी। हमारे लोग उन एरिया को नो मैंस लैंड में गए थे कि क्या यहाँ पर वो लोग पहरेदारी कर रहे हैं, तो जा करके
वहां पर हमला हुआ, मतलब हमारी सेना चीन के सीमा में गई थी। वो एरिया जो चीन में पड़ता था, जिसको कहा गया था कि आप 2 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं, मतलब वो नो मैन लैंड गए, मतलब LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार करके हमारी सेना गए और वो वहां पर घेर के मार गए। उनको थोड़ा सा प्लीज ये मिला कि वो ऊंचे पहाड़ियों पर छुप के बैठे हुए थे, मतलब घात लगा के इसी से कि इस तरह का कुछ होगा तो हम ऊपर से पत्थर उथल और राड सरिया और वो सब चीज़ों से हमला करेंगे, जिसकी वो पूरी तैयारी से थे। हमारे भारत के लोग कोई तैयारी से नहीं गए थे, वो सिंबल हाथ हिमाते हुए गए और वो नुकसान झेल करके आ गए। ये बात थी। मुझे लग रहा है कि आप मेरे प्रश्न से संतुष्ट हो गए डॉक्टर साहब, तो एक बार थम्स अप लगाइए, और अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो प्रश्न करिए, आपको मैं दोबारा जवाब दूंगा, प्रयास करूंगा कि आप जवाब दें। प्रेम नारायण द्विवेदी जी, अगर हमारे बात से संतुष्ट हो तो आप भी अपना आशीर्वाद का बटन दबाइए, ताकि मुझे लगेगा कि मैंने सही उत्तर दिया है। लेकिन जो भी मैंने दिया वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज था, और ये एथेंटिक भी था और व्यवहारिक भी था, कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि यही संभवतः हुआ होगा। क्योंकि उस बॉर्डर पर मैं नहीं गया था, जो गए थे वो उनका देहांत हो चुका है और कुछ सेना के लोग घायल हो गए हैं। तो युद्ध में घायल हुए सेना का आम वीडियो को बयान नहीं दिखाया जा सकता। वो लोग अपने सेना के अफसरों को बताएंगे, सेना सरकार को बताएगी, सरकार जो बात बताएगी वो हमारा ना तो मीडिया भरोसा करेगा ना विपक्ष भरोसा करेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, उन लोगों को पता चल जाएगा जिनके घर के वो फौजी थे, क्योंकि वो एक सिख के परिवार का वो आया हुआ है घायल, वो उसको बताएगा। तो उसके पिताजी ने राहुल गांधी को टका सा जवाब दे दिया कि आप राजनीति ना करें, मेरा बेटा स्वस्थ होगा, दोबारा मारने जाएगा, क्योंकि ये मारने के लिए ही बना हुआ है, इसको हमने जन्म ही दिया है माँ भारती की रक्षा में दूसरों को मारना, जो हमारे माँ भारती पर आंख उठा के देखे उसको मारना, इसीलिए ये बना हुआ है। एनीवे, मेरा डॉक्टर बख्तियार ने लिख दिया है दोबारा, और संतुष्ट है कि संतुष्ट है, बड़ा कांग्रेसी को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम है ना। हाँ, बख्तियार भैया ने लिखा है कि क्या आप सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, यहाँ से लगा सवाल कहाँ खड़ा करो। डॉक्टर साहब आप पूरा सुने नहीं क्या? दोबारा सुना देता हूँ। डॉक्टर बख्तियार सुमानी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आपका पहला प्रश्न का उत्तर दोबारा दे दूँ तो आपका समय, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारी एक जमीन चीन ने नहीं लिया है तो भी सेना शहीद क्यों हुआ, यही प्रश्न था आपका। उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि भारत में चीनी दूतावास से भारत के विदेश मंत्रालय में ये खबर दी गई कि हम 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए। मांग यही था कि आप पहले पीछे जाइए। लड़ाई क्या पहले आप जान लीजिए, तब आपको समझ में आएगी। लड़ाई ये है, मान लीजिए देखो ये है हमारा, हम मानते हैं, चीन कहता है कि ये मेरा है, हम कहते हैं कि ये मेरा है। अब यहाँ से यहाँ पर चीनी सेना रहती है और यहाँ पर भारतीय सेना रहती है, ये लाइन ऑफ LAC है। अब ये LAC का क्या होता था कि जो चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड है, वो चीन पहले यहाँ पर बना था, अब वो यहाँ पर तक आकर के रोड बना दिया है। मेरी यहाँ छोड़िए, यहाँ तक भी रोड नहीं है, मतलब यहाँ तक भी रोड नहीं है। जब मोदी सरकार आई तो उसने इन सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा धन लगाया, जोर लगाया, और विशेष विमान और हेलीकॉप्टर से झारखंड से स्पेशलिस्ट लेबर गए थे जो उन पहाड़ी इलाका में रह के काम कर सके, क्योंकि वो भी वहाँ पहाड़ियों में रहते हैं। तो वो यहाँ से यहाँ तक सड़कें हमारी बन गई। चीन को परेशानी ये थी, अब कई लोगों का प्रश्न हो रहा है कि 40 साल में कभी हथियार नहीं उठा, 40 साल में कभी ऐसी घटना नहीं हुआ। अरे 40 साल में हम बिल्कुल मुख मधुर जब बैठे थे तो मुर्दे को कौन ढेला मारेगा भाई? आपने किसी को टट्टी पर ढेला मारते देखा है? मैं बुरा मत मानिएगा, हम चुपचाप बैठे हुए थे। चीन आता था, अच्छा चलो 10 कदम और आगे, ऐसे करते करते कई किलोमीटर तक अंदर आ गया। अब उसको क्या हुआ कि अब उसको जवाब मिल रहा है, अब उसको जवाब मिल रहा है मुंह तोड़। अब चीन को लगा कि यार इनको तो सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, तो अगर युद्ध जैसी कोई स्थिति आती है तो ये तुरंत गाड़ी से बहुत जल्दी आ जाएंगे और त्वरित रिस्पॉन्स हो जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा और बराबर में आएगा। तो चीन और भारत की सेना अगर बराबर में एक साथ वार करे तो चीन सेना भारत से जीत ही नहीं सकती। माना कि चीन के पास सैनिक संख्या ज्यादा है, तो क्या वो पूरे देश की सेना एक ही बॉर्डर पर ले देगी, बाकी जगह छोड़ देगी? बाकी छोड़ तो हांगकांग, ताइवान और तिब्बत क्या करेगा? अगर हांगकांग, ताइवान और तिब्बत को पता चल कि सारी सेना लद्दाख में गई है तो वो पैदल आ जाएंगे ना अंदर चीन में, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये मत समझिए कि अगर चीन के पास 1-2 लाख संख्या ज्यादा है सैनिकों की तो वो सबके सब लद्दाख बॉर्डर पर आके खड़े हो जाएंगे। लद्दाख बॉर्डर पर चीन सारी सेना के तो खड़ा कहाँ होंगे, जगह नहीं है ना खड़ा होने का। तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो चीन को परेशानी ये थी कि भाई भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करा, इसीलिए वो इसको गुमराह डिस्टर्ब करना चाहते थे, क्योंकि चीन का चाल ही है। चीन क्या करता है कि एक्चुअली लाइन पर कभी बात नहीं करेगा, कभी बैठ के नहीं करेगा कि एक मैं फाइनल कर ये है कि ये है कि है, कभी करेगा नहीं। झड़प होगा चुप हो जाएगा। अब यहाँ आया तो 10 कदम यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे चूहे की तरफ से आगे बढ़ता तो बोला चलो यहाँ तक तो आ गया। अब कहेगा कि देखिए कोई बात, आप कहते हैं ना, तो हम चुप रह जाते हैं। मतलब हम यहाँ से यहाँ आ गए हैं, अब चुप रह जाते हैं, जबकि होना इसको यहाँ चाहिए था, लेकिन वो यहाँ आ गया। अब कहते चुप हो जाए, लोग कहते छोड़ यार बंजर जमीन आ गया 2 किलोमीटर तक क्या है। अब फिर यहाँ से 2 साल 5 साल फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। चीन की ये चाल होती है। अब की बार मोदी जैसा प्रधानमंत्री उसको मिला, कहता एक चौआचे बड़ा मार दो भाई, 1 इंच आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब की बार चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला, फाइट मिली, आमना सामना मल युद्ध हुआ दोनों में। तब जाकर के उसको घबराहट हुई और तब जाकर के ये साजिश रचा, ताकि ये साजिश के वजह से हमारे लोगों को मार दे, ताकि हमारे सैनिकों में खौफ खा जाए। लेकिन उनको ये बात भूल गए कि ये बिहार के लिट्टी चोखा खाए हुए जवान है। जिस तरह से टाइट लिट्टी को दांत से कुचल लेते हैं, चाइनीज तो गोश्त इतना तगड़ा होगा कि अगर वो दांत से पड़े तो गर्दन हाथ में उनके मुंह में आ जाएगी। लेकिन हमारे जो बिहार रेजिमेंट के जवान थे वो लिट्टी को दांत से कुचल करके खा जाने वाले लोग हैं। उनको पता नहीं था बिहारी आत्मसम्मान। वीर कुंवर सिंह के विषय में चीन जानता नहीं होगा ना कि 80 वर्ष के हड्डी में अंग्रेजों को चना चबवा दिए थे, तो वो उस धरती के लोग आए थे, बिहार रेजिमेंट के लोग। ये इसको पता नहीं था डॉक्टर साहब। ये बात है, मैं फौज पर क्वेश्चन नहीं करा, मैं फौज पर कर रहा हूँ कि फौज भरोसा में आई और भरोसे से आगे बढ़ी और जा करके धोखा खाई, लेकिन उन्हें क्विक रिस्पॉन्स दिया और ज्यादा लोगों को नुकसान किया। अब बीपी भाई ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूँ बीपी भाई की बात करूँ। बीपी भाई ने लिखा है कि देश के बहुमत में दोबारा चुने प्रधानमंत्री को सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी बोलना कहाँ तक उचित है? राहुल गांधी को अपना कद और काबिलियत देख करके बात करना चाहिए। दोनों माँ बेटे का बयान शर्मनाक है। हालांकि बिहार रेजिमेंट के द्वारा जय हो बजरंगबली तोड़ दे दुश्मन की नली बोल चीन के करीब 18 से 22 जवान की गर्दन रीढ़ तोड़कर टोटल 45 से 50 को मार दिया। साथ में 10 चीनी जवान और 3 अफसर को बंधक बना गए, जिसके 10 भारतीय जवान को अदला बदली हुई। ये भी स्वागत। आपने 2-3 प्रश्न कर दिया बीपी भाई, आपको मैं सबसे पहले बताऊं। असल में राहुल गांधी जी भी असल में वो सरेंडर लिखना चाहते हैं, SURRENT। तो सरेंडर का स्पेलिंग चूंकि आप कंप्यूटर पर लिखोगे ना, हम लोग भी लिखते हैं ना गूगल में, आजकल जो कंप्यूटर मोबाइल पर टाइप कर रहा है तो स्पेलिंग उसको खुद ही पता नहीं चलता, वो सुरेंदर लिख दिया। वो असल में वो सुरेंद्र मोदी नहीं लिखना चाहते थे, वो सरेंडर मोदी लिखना चाहते थे। स्पेलिंग मिस्टेक है वो लिखना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी, एक्चुअली ये सरेंडर मोदी, मतलब उन्होंने सरेंडर कर दिया है चीन के सामने, वो ये कहना चाहते थे। मुझे इस बात का एतराज नहीं है, वो राजनीतिक माइलेज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनको कहना ही चाहिए। उन्होंने भारत के सेना को सरेंडर कहने की बात नहीं कहा है। राहुल गांधी के इस बयान का मैं बिल्कुल आलोचना नहीं करता। भाई वो क्या कहेंगे, पकौड़ा तलने का काम करेंगे बेचारे। वैसे एक भी सांसद उनका जीत के नहीं आया है। लोकसभा में जो 415 सांसद के साथ बैठा होता था, उसको अब 15 पर आप ले दिए, तो राजनीति भी ना करे, ये गलत बात है। वो अपना ठीक कह रहे हैं, वो माँ बेटे अपना जो बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक बयान, नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि यही उनकी राजनीति है और इसीलिए वो बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नाक में दम करके बैठे रखे कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल ये मत सोच ले कि फ्री हैंड मिल गया मुझको। इसमें मैं बीइंग ए भारतीय कहीं से दोष नहीं मानता। मैं भी अगर मान लो मैं कांग्रेस पार्टी मेरे को प्रवक्ता बना दी तो ये मेरा भाषा बदल जाएगा, फिर मैं कहता कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया, सेनाओं का मनोबल को तोड़ा। लेकिन चूंकि मैं ना पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मामला निष्पक्ष बोलता हूँ, इसलिए निष्पक्षता के नाते मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने मोदी के साथ हूँ। मोदी जी जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कांग्रेस का ऑफिशियल प्रवक्ता होता, सपा का, बसपा का, तृणमूल कांग्रेस का, तेलुगु देशम का, TRS का, अगर मैं स्पोक पर्सन होता तो मैं कहता कि नरेंद्र मोदी ने हमारे सेनाओं का मनोबल तोड़ा है, वो गलत किए हैं, क्योंकि ये फिर बीइंग ए पॉलिटिकल राजनीतिक फर्ज भी है। लेकिन राहुल गांधी ने हमारे सेना के पराक्रम पर उंगली नहीं उठाया है। सेना के पराक्रम उठाएंगे बर्दाश्त के बाहर है। उनके प्रवक्ता ने कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को गलत बोल रहा हूं, मैंने सेना पर प्रश्न नहीं उठाया। और उचित भी है कि उन्होंने सेना पर प्रश्न नहीं उठाया, उन्होंने प्रश्न उठाया मोदी पर। और मोदी पर प्रश्न उठाना ना तो राष्ट्रद्रोह में आता है, ना राजनीतिक अकाबिलियत में आता है, ना ही कोई गलत में आता है। नरेंद्र मोदी की आलोचना अगर सोनिया जी और राहुल जी कर रहे हैं तो अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं।
इसके लिए उनको गलत कहना, दोषी देना उचित नहीं है। चूंकि मैं निष्पक्ष हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, मोदी जी के भक्त हैं, आप कहिए, आप अपने जगह पर सही है, लेकिन मोदी का विरोध करना राष्ट्र का विरोध नहीं है, सेना का विरोध नहीं है, देश का विरोध नहीं है। ये मैं ऑफिशियल कह रहा हूँ। अगर मोदी को विरोध करने योग्य कोई बात है तो आप विरोध करिए। मोदी विरोध के लिए बने हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को 2 आदमी नहीं जानता है, तब भी मैं कह रहा हूँ अगर कोई जरूरत पड़ेगी मैं मोदी जी का विरोध करूंगा, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी मैं मोदी जी का तारीफ करूंगा। ये नहीं। दूसरी बात आपने कहा है कि बिहार रेजिमेंट ने जहाँ बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि चीनियों को ये गलतफहमी हो गई थी कि ये वीर कुंवर सिंह के धरती के लोग हैं जो 80 वर्ष में अंग्रेजों को चना चबवा दिया था। तो ये तो बेचारे अभी 20, 22, 23 साल के सारे नौजवान थे, एक एक पर 5-5 पर एक एक भारी पड़े। और ये जरूर है कि ये 20 थे और वो 200 थे। एक ने 5-5, 10-10 के साथ पराक्रम से लड़ाई लड़ा, खुद भी घायल हुए, उनको भी घायल किए, खुद भी बलिदान हुए, उनकी भी जान लिए। ये फैक्ट है, लेकिन चीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और भारत के विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग अगर इसमें नरेंद्र मोदी को जीत घोषित कर दे तो चुनाव किस बात में मांगेंगे, वोट मांगेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इस विषय को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा था, ये तो प्रश्नोत्तर में आ गया। मेरा अपना मुद्दा था कि हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमारी सेनाएं अपने सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम हैं। उनको किस तरह से मनोबल बढ़ाइए। बीइंग ए भारतवासी, मेरा ये प्रश्न रहेगा अपने भारत के प्रधानमंत्री से कि जी मेरा बिल्कुल समर्थन आपको, तन मन और जो भी मेरे बैंक में धन है राष्ट्र के नाम कुर्बान है। अगर कहीं से भी सेना को जरूरत पड़ते है आप मेरा धन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपातकालीन में ऐसा किया जा सकता है और करना भी चाहिए। देश में ही, इसी देश से हमने पैसा कमाया। मैं पैसा कोई चीन जापान से कमा कर नहीं लाया हूँ, इसी देश से हमने कमाई किया है। इस देश पर खर्चा हो जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मेरा है। बीइंग ए भारतीय, मैं अपने प्रधानमंत्री के साथ हूँ, लेकिन सेनाओं के पराक्रम पर मैं लेस मात्र भी प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ अपने देशवासियों से, राजनीतिक दलों से कि आप इस तरह की दबाव न बनाएं कि समाचार चैनल पर 1-1 घंटा का ये कार्यक्रम चलाने लगे कि वो उन्होंने 20 को मार दिया, 10 को मार दिया, भारत हांगकांग को समर्थन देने लगा, ताइवान को समर्थन देने लगा, तिब्बत को समर्थन देने लगा। ये चीज़ें अंदर से छुप के इशारे में करने वाली चीज़ होती है। जहाँ तक मुझे पता होता है कि अगर कोई देश दूसरे देश के इंटरनल मामलों में अगर दखल देता है तो वो खुफिया काम होता है। टीवी पर चिल्ला करके नहीं कहा जा सकता, लेकिन टीवी वालों को इतनी ज्ञान होता तो भारत में टीवी उद्योग में काम करते हैं। उन्हें तो टीआरपी चाहिए और सरकार को ये बताने चाहिए कि देखिए हम आपके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेगा। तो वो है, उसमें से कई लोगों को अपना टैक्स माफ़ करना है, कई लोगों को छापा रुकवाना है और कुछ लोगों को राज्यसभा में जाना है। तो वो सब अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह की बेबुनियाद हल्की बातें कह करके हम अपने देश की विदेश नीति, खुफिया एजेंसी और सेना को अस्थिर ना करें और सरकार में कोई असहज स्थिति उत्पन्न ना करें। हमारे लोगों को, समाचार चैनलों को बताना चाहिए कि भाई तू दबाव में मत रह, हमें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कितने मरे और कितने मारे। मुख्य प्रश्न मेरा यही था कि हमको मरने मारने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारा देश महफूज है ना इस फौज के हाथ में, इस प्रधानमंत्री के हाथ में। तो बस इतने पर मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपने वीर जवानों के पराक्रम को नतमस्तक करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेस मात्र भी कोई संदेह नहीं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वैश्विक महामारी कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आज योग दिवस पर यही शुभकामना है। जो पिता हैं उनको पिता दिवस की शुभकामना है, जो पुत्र हैं उनके लिए पिता दिवस की शुभकामना है। आप सबको जय श्री राम। न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, एक रहे मेरा हिंदुस्तान। आप सबको जय श्री राम।